आज की वार्ता के महान विभूति हैं प्रोफेसर राम भरत ठाकुर जी, जिन्हें पिछले दिनों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से भारत रत्न जय जननायक कर्पूरी ठाकुर चेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। आज हम उन्हीं से वार्ता करेंगे और अपने दर्शकों के लिए कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध कराएंगे। श्रीमान, हमारे न्यूज चैनल मिथिला न्यूज टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है और इस उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में पता चला है सर कि आप संगीत में भी बहुत विशेषज्ञ हैं। अर्थशास्त्र तो आपका अच्छा है ही, संगीत शास्त्र भी बहुत ही अच्छा है। तो क्यों ना वार्ता की शुरुआत एक भजन से की जाए। थैंक यू। विद्यापति के जो है भजन से हम शुरू करना चाहते हैं जी। हमारी पत्नी उर्मिला ठाकुर भी स्वर दे रही है। कई कर पाथर कनक करली चोट लजित भैरा, कनक करली चोट लजित भैरा, तो श्याम श्याम कदे तुर करब बड़ाई, कदे तुर करब बड़ाई। सजन जन में उचित टीक, सजन जन में उचित टीक, कवि क्या बदगान कद तुर कर उपमा तो है रे पाव कगड़ा जो, उपमा तो है कगड़ा जो, कोई अधिक लजाई माथ करते तुर करब बड़ाई। बहुत अच्छा सुर साधना कर रहे हैं कि आप सर अपने जीवन यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे। देखिए, मेरा नाम राम भरत ठाकुर है। मेरा जन्म सीतामढ़ी का एक गांव
जिसका नाम है देउआ कुमरा बिशनपुर, सीतामढ़ी जिला में पड़ता है। वहीं जन्म हुआ। वहाँ से हम मैट्रिक किए 1969 में। 69 इसके बाद हमारा एडमिशन एलएस कॉलेज में हो गया मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स हम अध्ययन किए। इसके बाद वहाँ बीए करने के बाद हम एमए जो है वो भी बिहार यूनिवर्सिटी से किए। और बिहार यूनिवर्सिटी से करने के बाद हमारे एक गुरुदेव थे प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा। वो कहे कि ठाकुर तू हमारे अंदर में पीएचडी कर लो, तुम जरूर व्याख्याता बनो। गुरुदेव की कृपा हुई और हम बिना पीएचडी किए हुए आरबी कॉलेज दलसिंह सराय में 79 में हम ज्वाइन किए एज ए लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। फिर हम वहाँ से 1989 में हम रीडर हुए। 1995 में 1995 में हम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो गए। इसके बाद 2000 में हमको डेवलपमेंट अफसर बना करके मिथिला यूनिवर्सिटी में बनाया गया। हम मिथिला यूनिवर्सिटी के विकास पदाधिकारी बने, 2004 तक रहे। फिर हम आरबी कॉलेज चले आए। आरबी कॉलेज के बाद 2014 में हमको पुनः हम ट्रांसफ़र हो गया पीजी डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स मिथिला यूनिवर्सिटी। हम वहाँ पर रह के सीसीडीसी भी रहे, फिनांस अफसर भी रहे, और जो लाइब्रेरी है उसके हम डायरेक्टर रहे। IQAC का हम जो है कोऑर्डिनेटर रहे, और पीजी हेड इकोनॉमिक्स भी रहे। और 18 में जनवरी में हम रिटायर कर गए। और उस दिन से हम जो है विद्या अध्ययन करते हैं। कुछ फेसबुक पर लिखने का शौक है, कुछ लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और यही मेरा जीवन वृत्तांत है, जीवन का इतिहास है। जी, कि आपने कुछ रचनाएं की हैं अर्थशास्त्र की, कुछ उपन्यास, तो ये सब नौकरी के समय में या फिर रिटायरमेंट के समय में? नौकरी के समय में। कुछ कौन कौन सी पुस्तकें लिखी आप? हमारी 8 मुख्य किताबें हैं, जिसमें 3 जो है उपन्यास है। उपन्यास भिखारिन उपन्यास है, क्रांति दूत उपन्यास है, और केकेई का जो है वो पुस्तक है जन कल्याणी केकेई, वो पुस्तक है। और इसमें जो अंग्रेजी में मुख्य जो भिखारिन है वो मुख्य रूप से विवाह पर आधारित है। दूसरा है क्रांति दूत, ये मुख्य रूप से महिला की जो 8 प्रमुख समस्या होती है, जिसमें उस समस्या के लिए हमारी जो नायिका है वो आगे बढ़ती है और क्रांति करती है, समाज में संगठन करती है, और इसके बाद उस समस्या का समाधान करती है। और केकेई के बारे में जो है मुख्य रूप से वो लोग केकेई को बहुत कहते हैं कि सारे चीज का दोष केकेई पर ही लगाते हैं, लेकिन वास्तव में केकेई जो है वो दोष के लायक नहीं है। ऐसा इसलिए है कि भगवान राम शुरू में ही वो शपथ करा लेते हैं कि जब हमारा राजपाट हमको पिताजी देने लगे तो तुम हमारा वनवास मांग लेना। और यही पर केकेई तैयार नहीं होती है, लेकिन बाद में राम के कहने पर तैयार हो जाती है, और यही होता है। फिर इसके बाद राम को बहुत सा शाप रहता है, उसमें श्रवण का शाप रहता है, बिंदा का शाप रहता है, नारद जी का शाप रहता है। सभी शापों का जो है हम उसमें वर्णन किए हैं, और ये साथ साथ उसमें हम जो है आज की जो केकेई है, कलयुग की केकेई है, उसकी भी चर्चा किए हैं। क्या कि आज की जो
पहले के केकेई थी, तो वो केकेई जो है अपने पुत्र को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का काम किया। और आज का जो केकेई है वो पहले अपने पति को अपने मुट्ठी में रख लेती है और तब जो है माता पिता को वनवास करा देती है, आश्रम में जो है सो वृद्धाश्रम में भेजती है। तो इसलिए केकेई जो है वो बहुत ये है। इसके अलावा हमारा जो है ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट इन बिहार है वो है, और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन बिहार, क्राई ऑफ चाइल्ड लेबर इन बिहार। ये मुख्य रूप से हम मिथिला यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे साकेत कुशवाहा साहब, उनके साथ हमारी पुस्तक है। और इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन बिहार, ये भी साकेत कुशवाहा हमारे जो माने कुलपति रहे हुए हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के, उनके साथ हमारी किताब है। एक है हमारे विभाग में थे विजय कुमार यादव जी, हिमांशु शेखर जी और हम तीनों मिल करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, ये सभी जो है किताब हम लोग लिखे हैं साथ में। और ये मुख्य रूप से एक साल में हमको सेमिनार जो है 105 सेमिनार करने का मैंने अवसर मिला मिथिला विश्वविद्यालय में हेड के रूप में। लोग मुझे सेमिनार पुरुष के नाम से जानते हैं, लोग पुकारते हैं। मिथिला आरवी कॉलेज में भी हम 2013 में ये जो है वो यूजीसी से स्पॉन्सर्ड सेमिनार कराए थे। फिर 2013 में हम जो है वो बिहार इकोनॉमिक एसोसिएशन का जो है यहाँ एनुअल कॉन्फ्रेंस कराए थे। इसलिए सेमिनार में हमको बहुत मन लगता है और हम करते हैं। और इसे मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य यही रहता है कि हम अपने बच्चों को बोलने की आवाज़ दें, कि हमारे मंच पर आकर के वो कुछ बोले, जो भीतर का जो उसका इन्फेरिटी कम्प्लेक्स है वो खत्म हो। इस तरह से हम अपना जो है तो पुस्तक लिखे और सेमिनार भी किए। जी, आपको कर्पूरी ठाकुर जी सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो आप कर्पूरी ठाकुर जी से विशेष प्रभावित भी लगते हैं, आपके फेसबुक पोस्ट से लगता है। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हम लोगों को के जो है वो आदर्श थे जी। और हम लोगों को यही लगता था कि जब वो साधारण परिवार से होकर मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो हम एक साधारण परिवार से होकर व्याख्याता क्यों नहीं हो सकते हैं। तो उस समय हमें जो बल मिला उनसे, और इसलिए हम जो है साधारण परिवार का होते हुए भी हम जो है ये काम कर पाए, आगे बढ़ पाए। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है ना के लिए हम 3-4-5 काम किए हुए हैं। वो है जननायक कर्पूरी ठाकुर रचना चक्र जो है वो था, उसमें हम 29 से 31 मई 1994 में राजगीर में सम्मेलन हुआ था। उस राजगीर सम्मेलन में भाग लिए। गोकुल कर्पूरी फुलेश्वरी कॉलेज है कर्पूरी ग्राम में, उसमें उसके हम जो है वो ट्रस्ट के हम अध्यक्ष हैं। इसके बाद जब हम सीनेटर थे मिथिला यूनिवर्सिटी में, हम सीनेटर भी रहे हैं, इलेक्टेड सीनेटर रहे हैं, तो हम लोग जो है वो कर्पूरी जी के नाम पर चेयर स्थापित करने की हम जो है वो मांग मुख्य रूप से हम किए थे। और ये जो है 15/11/2000 को ही हम मिथिला यूनिवर्सिटी के जो हमारे कुलपति महोदय थे उनसे हम मांग किए थे। और इसके बाद ये कर्पूरी ठाकुर स्मारक दरभंगा में है, उसमें हमारी एक किताब उनके साथ प्रकाशित हुई, झोपड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर, उसमें भी लेख है मेरा। इसके बाद 24 जनवरी 2016 को प्रभात खबर में आर्थिक संपन्नता एवं समता के पृष्ठपोषक जननायक कर्पूरी ठाकुर पर लेख मेरा प्रकाशित हुआ। इसके बाद 24 जनवरी 2024 को इस बार 24 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 24 को जो है ये शताब्दी वर्ष मनाया गया। तो शताब्दी वर्ष में एक स्मरणांजलि जो है प्रकाशित हुआ, उसमें भी मेरा लेख था जिसका शीर्षक था जननायक कर्पूरी ठाकुर के कुछ महत्वपूर्ण भाषण एवं आर्थिक एवं सामाजिक नीतियाँ, ये इस पर हमारा लेख है। और इस तरह से हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी से बहुत कुछ इंस्पायर हुए और हम लोग
इसीलिए मुझे कर्पूरी ठाकुर के जो चेयर के पर हमको पुरस्कार मिला है। जी, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को एक लाइन में अगर परिभाषित करना चाहें तो कैसे? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के जो है ना पृष्ठपोषक थे। और ये मुख्य रूप से ये उनका जो है सही मायने में ये झोपड़ी के लाल थे और साधारण गरीब लोग भी उनसे इंस्पायर हुआ था और आगे बढ़ने का ये हुआ था। और एक जो है कि आर्थिक संपन्नता चाहते थे जी। इकोनॉमिक जो आर्थिक जो है में जो गरीबी जो है और अमीर के बीच जो भेदभाव है वो कम होना चाहिए, ये चाहते थे। और साथ ही साथ समता के चाहते थे, समानता हो, है ना, आर्थिक समानता हो, सामाजिक समानता हो या अन्य समानता को वो पृष्ठपोषक थे। वो चाहते थे समाज में असमानता नहीं रहे, विषमता नहीं रहे, समानता चाहते थे। क्या मिथिला अलग राज्य हो जाने पर अपनी अर्थव्यवस्था से राज्य के लायक सक्षम हो सकेगा? जहाँ तक मिथिला राज्य की बात है, पहले हमारा मिथिला राज्य भी था। आज हम मांग करते हैं, लेकिन मिथिला राज्य पहले से था, है ना। इसलिए हम लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं कि भाई मिथिला राज्य होना चाहिए, क्योंकि छोटा यूनिट होने पर देखभाल ज्यादा होता है ना। पहले एक माने मिथिला बिहार विश्वविद्यालय था तो मुजफ्फरपुर, कटिहार से लोग आते थे मुजफ्फरपुर, लेकिन अब यहाँ हो गया, अलग विश्वविद्यालय हो गया, तो आसानी से लोग अपने विश्वविद्यालय में करते हैं। इसलिए अगर मिथिला को राज्य घोषित कर दिया जाता है तो हम समझते हैं कि इसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास होगा। जी, मिथिला की एक विशेष पहचान सर माछ, मखान, मुस्की, मुख पान, इस पर आपकी अर्थव्यवस्था क्या कहती है? देखिए, हम मिथिला पर बहुत कुछ लिखे हैं। इसमें मिथिला पहले तो है, मिथिला की भौगोलिक क्षेत्र पर हम लिखे हैं। इसके अलावा मिथिला की पहचान मुस्कान है, इस पर है। मिथिला की पहचान पोखर है, पोखर का विकास का, कैसे पोखर विकास का स्रोत है, कैसे अतिक्रमण होता है, लोग कर लेते हैं और प्रदूषित कर देते हैं पोखरा को, उस पर भी हमारा लेख है। और उसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कैसे हो पोखर का, इस पर भी हम लिखे हैं। इसके अलावा जो है मिथिला की सांस्कृतिक पहचान पाग है। मैंने पाग पर भी लिखा है कि पाग को जो है वो ये पूरा मिलना चाहिए, टैग मिलना चाहिए। ये जो भौगोलिक जो GI जो है वो GI मिलना चाहिए, जिससे कि लोग मुख्य रूप से ये कर सके। इसके बाद मिथिला की पहचान पान है। अब पान का कैसे उत्पादन होता है उस पर हमारे है कि ये है। इसके बाद मछली जो है, मिथिला की पहचान मछली भी है। तो मछली का उत्पादन, मछली का बीज का उत्पादन, मछली के पालक की समस्या, मछेरे लोगों की समस्या। मिथिला का मखाना पर भी हमारा लेख है। इसमें मखाना का उत्पादन, मखाना का बाजार, मखाना का मजदूर, इस सब पर अलग अलग हमारी व्याख्या है। मिथिला का विद्या का केंद्र कैसे मिथिला विद्या का केंद्र था, मिथिला कैसे ऐतिहासिक, कौन कौन ऐतिहासिक स्थल है, मिथिला का कौन कौन तीर्थ स्थल है, ये सब हम लिखे हैं, व्याख्या की हुई। इसमें मिथिला के राष्ट्रीय उच्च पथ, हाईवे, NH जिसको कहते हैं, NH है, स्टेट राज्य उच्च पथ, और एक है जिला उच्च पथ, मुख्य जिला पथ, इस पर भी हमारी लेख है। मिथिला के रेल परियोजना है। मिथिला में बहुत सी रेल परियोजनाओं का नाम हो चुका है, लेकिन उसका अभी पूर्ण रूप में भी नहीं होता है, नहीं हुआ है। तो इसके बाद है मिथिला में चीनी मिल का है, बंद चीनी मिल है मुख्य। इसके बाद मिथिला में कामेश्वर सिंह
जो है महाराज के, ये स्थापित उद्योग माने महाराज बहुत 11 उद्योग वो स्थापित किए थे महाराज अधिराज, लेकिन सभी खत्म हो गया। एक जो है वो चल रहा था, वो भी खत्म हो गया, जैसे जूट मिल, कामेश्वर जूट मिल जो समस्तीपुर में है, वो चल रहा था लेकिन वो भी अभी बंद है। इसके बाद जो है मिथिला कामेश्वर सिंह दरबान द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थाएं विश्व स्तर पर, जितना ये विश्वविद्यालय है ये और ये सब विश्व स्तर पर जाने की जरूरत है। इसके बाद हम मिथिला में बाढ़ की समस्या पर भी अध्ययन किए हैं, उसको लिखे हैं। इसके बाद मिथिला में नदी जोड़ कार्यक्रम, जैसे अब्दुल कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब वो कहते थे नदी से नदी जोड़ो, तो यहाँ इस बार नदी से नदी जोड़ने का जो है कोसी और मोती ये जो है नदी को जोड़ने का कार्यक्रम हुआ है, इसलिए कि कोसी के बाढ़ जो है वो प्रभावित नहीं करे। तो इसीलिए नदी जोड़ के कार्यक्रम से पानी अधिक होगा तो जिस नदी में होगा उस नदी में भेज दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। तो जोड़ का कार्यक्रम जो है, अवलंबित सिंचाई परियोजनाएं जो है मिथिला की, उस पर हमने अध्ययन किया है। इसके बाद बागमती सिंचाई और नहर परियोजना है, उस पर है। इस तरह से हम मिथिला पर बहुत सा काम किए हैं और हमको ऐसा लगता है कि अगर मिथिला को अगर राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो ये सारा काम जो है वो आसान होगा और इसका जो है पॉपुलरिटी बढ़ेगी, पहचान बनेगा और लोग जानेंगे कि मिथिला राज पहले था और आज मिथिला राज नहीं है। तो ये जो है मुख्य रूप से हम इसका समर्थन करते हैं, सक्षम है। वार्ता का शुभारंभ एक भजन से हुआ था, तो क्यों ना समापन भी एक भजन ही से हो जाए। ठीक ठीक, धन्यवाद। अब हम देवी गीत से इसे समापन चाहते हैं। मैं विद्यापति जी का एक पुनः गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जय जय भैरव असुर भयावन, जय जय भैरव पशुमती भावनी माया,
बढ़िया संगीत साधना आपकी है। नहीं, आपने अपने व्यस्ततम दिनचर्या से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।